आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। हिस्ट्री में तीसरा इंस्टेंस है कि जब हमारी इकोनॉमी पिछले साल से कॉन्ट्रैक्ट हुई। ये अपना बर्डन डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कुछ नहीं होता। हमें इंडिविजुअली सोचने की बजाय मैं समझता हूँ कि अगर एज ए कंट्री हम सोचें तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जाता है बजट मुझे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। यूनियन बजट पेश हो चुका है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं। क्या बजट है, कैसा बजट है, क्या क्या फायदे आपको हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जलंधर के दो जाने माने सीए जुड़ चुके हैं। एक राजेश आनंद जी और अश्विनी रणदेव जी। दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का बजट वो कैसे देखते हैं इस बजट को। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। राजेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। एक आदमी क्या देखता है, एक आम आदमी, कि मेरे को टैक्स रिबेट क्या मिली, मेरे को किसी सेक्शन के अंडर कोई नई एडिशनल मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में पे करता हूँ, उसकी लिमिट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उन मेडिक्लेम पे करता हूँ, मेडिकल का इंश्योरेंस पे करता हूँ, उसकी लिमिट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, उस सब तरफ से बहुत ही निराशाजनक है। एक आम आदमी के लिए कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर। पिछले साल जैसे कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत ही समय ऐसा रहा कि बहुत ही ना कोई काम हो सका, सब कोई अपने घर बैठे रहे। उस हिसाब सबको उम्मीद थी कि इसमें बहुत सरकार बहुत रिबेट देगी अगले साल के लिए, आने के लिए, पर कुछ भी नहीं मिला किसी को। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ वेरी डीमोरलाइजिंग बजट। अश्विनी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? देखिए, मैं राजेश जी से डिफर करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बजट आया है, ये जो आम हम हर बार बजट देखते हैं, ये उससे डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि ये शायद हिस्ट्री में तीसरा इंस्टेंस है कि जब हमारी इकोनॉमी पिछले साल से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मतलब 7.7% की कॉन्ट्रैक्शन है, मीन्स इकोनॉमी छोटी हुई है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें। तो इससे एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, लोगों के रिसोर्सेज में कमी आई है। तो एक तो रिसोर्सेज में कमी है, ऊपर से हम एक्सपेक्ट करें कि हमें बहुत रिलीफ मिले, वो पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत थी। और आपने देखा होगा कि टेक्निकलिटीज से जाने की बजाय सरकार ने या वित्त मंत्री ने कोशिश की है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.5% पे वो ले गई हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल ये बजट होता तो हाहाकार मच जानी थी कि भी सारा कुछ फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है। तो ये हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि ये जो बजट है ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसिस में आया हुआ बजट है। और हमें इंडिविजुअली सोचने की बजाय मैं समझता हूं कि अगर एज ए कंट्री हम सोचें तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जाता है बजट, मुझे लग रहा है। आपने पहले भी देखा होगा कि पेंडेमिक के थ्रू भी गवर्नमेंट ने कई मेजर्स किए, आरबीआई के थ्रू या और फिजिकल मेजर, ये उसी को आगे ले जाने वाला बजट है। वो जो आत्मनिर्भर वाली जो गवर्नमेंट की बार बार जो आवाजें आती हैं, ये उसी डायरेक्शन में एक जाता हुआ मुझे बजट दिख रहा है। तो मैं उनसे डिफर करूंगा थोड़ा सा कि हमें एटलीस्ट इस साल में इंडिविजुअली देखने की बजाय देखना चाहिए कि कंट्री एज ए होल के लिए कैसा है, ये इसका आने वाले 1 या 2 साल या 3 साल में क्या इंपैक्ट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये, मैं इनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि निराशाजनक नहीं है। इंडिविजुअल के लिए हो सकता है जैसे ये कह रहे हैं, पर अगर एज ए कंट्री देखें तो मुझे ये ठीक लग रहा है। बड़ा दुख लगता है एक्चुअली ये सोच के कि गवर्नमेंट ने जैसे पिछले साल क्या किया, जब सब फैक्ट्रीज बंद थी, सारा कुछ बंद था, 20% आपकी जो 29 फरवरी को लिमिट थी, 20% उसको ओवर एंड अबाउ उनको पैसा दे दिया। उनको बोला, बैंक वालों को, पार्टीज को बोला कि 4 साल में आपने ये पैसा वापस करना है। पहले साल आपने सिर्फ ब्याज देना है और 3 साल आपने उसको किश्तों में पे करना है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो 3 सालों में किश्तों से पे करना, 3 साल की बजाय 10 साल हो तो लोग आराम से पे भी कर देंगे। और अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लिक्विडिटी तो इन्होंने क्रिएट कर दी, पैसा फेंक दिया मार्केट में, 20-20% बैंकों ने दे दिया पैसा। पर जब उसके वापस, अभी तो सिर्फ उसका ब्याज चल रहा है 1 साल के लिए, अब जब उसको आपने किश्तों में 3 सालों में रीपे करना है,
20% ऑफ लिमिट, मीन्स जिसकी 10 करोड़ की लिमिट है उसको 20% 2 करोड़ की लिमिट आपने वापस करनी है। उससे आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी कम हो जाएगी किसी को नहीं पता। किसी की कैपेसिटी निकलनी नहीं रीपे करने के लिए। आप जितने मर्जी केसेस ले लीजिए, ज़्यादा बड़े से बड़े कैश फ्लो वाले यूनिट्स ले लीजिए, और जब उनकी रीपेमेंट वो बैंक को करेंगे तो उनकी पैसा मार्केट में कम हो जाएगा। अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कम होगा पैसा उनके लिए। उनको टाइटनेस होगी तो इनडायरेक्टली ये जो आम आदमी है जो वहाँ पे काम करते हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी तकलीफ आएगी अगले 3 सालों में। बेसिकली वो जो 3 साल में इन्होंने लोन रीपे करने के लिए बोला उसको कम से कम 10 साल करते। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में वो ले जाएंगे कि वो उसको 10 साल में उसका लोन रीपे करेंगे, जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी रहेगी। और ये जो अभी हमें जो नज़र आ रहा है कि मार्केट में पैसा बहुत है, पैसा आ रहा है, ये सिर्फ बैंक्स का पैसा है, किसी आम आदमी का पार्टी का पैसा नहीं है, आम आदमी का पैसा नहीं है ये। तो ये मेरा इससे मैं एग्री करता हूँ कि ये मैं इससे फुली एग्री करता हूँ कि ये जो लिक्विडिटी जो मार्केट में फेंकी इसको थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखो अभी भी साल हो गया पर अभी भी कोई हमें बिल्कुल नियर फ्यूचर में ये नहीं दिख रहा कि पेंडेमिक खत्म हो गया है कुछ है। इससे मैं एग्री करता हूँ कि इसमें अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने की बजाय लिक्विडिटी को थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी बैंक्स की आपने बात की तो बैड बैंक के नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी क्या था कि बैंक्स के जो अकाउंट खराब हो जाते हैं, अभी इन्होंने कंसेप्ट बनाया था, हर बैंक ने एक सेंट्रलाइज ब्रांच बना दी हर सिटी के अंदर कि हमारे बैंक के जितने खराब अकाउंट हैं, खराब मतलब जो रीपे नहीं कर सकते हमें, उनके कुछ एसेट बैंक के पास पड़े होते हैं और वो इंटरेस्ट नहीं सर्व कर रहे, उनको एक ब्रांच में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। पर उससे भी क्या है कि जो जब बैंकों को एक ब्रांच में कॉन्सेंट्रेट कर दिया उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग इतनी फास्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी कॉन्सेंट्रेशन उसमें नहीं होती थी। सरकार और बैंक का सारी वर्किंग जो पुराने लोन खराब हुए हैं उसके करके खराब हो जाती थी, रहती थी, एनपीए रेशो बढ़ जाती थी। अब उन्होंने क्या किया है, एक सेंट्रल बैंक बनाने का योजना है जिसमें कि जितने सारे बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितने हैं वो सभी उस बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो मेन नेशनलाइज्ड बैंक या दूसरे बैंक रह गए उसमें सारे ही क्लीन अकाउंट होंगे, सारे बढ़िया काम होंगे, और उन बढ़िया अकाउंट होंगे जो चल रहे हैं, अकाउंट जो इंटरेस्ट अपना सर्व कर रहे हैं प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम। उससे ये चीज़ अच्छी है। उसमें क्या एक बेनिफिट है कि बैंक्स अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं न्यू बिजनेस की तरफ और एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ। और जितना पुराना बैड रिकवरी है जब किसी ने किया, जिसने मर्जी लोन किए हों, कांग्रेस गवर्नमेंट में लोन हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में लोन हुए हैं, वो सारे लोन्स को एक कॉन्सेंट्रेट करके कंट्री का टोटल बुरे अकाउंट एक ही बैंक में आ गए और आपके सारे बैंकों की रेटिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होएगी, बेनिफिट होएगा, बैंक्स की स्टैंडिंग में भी इंप्रूवमेंट होएगी उससे। ओके, सो अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पैंडेमिक में भी बजट आया, आपको लगता है उस बजट से कोई फायदा हुआ? देखिए, फायदा नुकसान वाली सिचुएशन तो है ही है। जो मैंने जैसे आपको कहा कि जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम था वो ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप जैसे राजेश जी कह रहे थे कि लोगों की नौकरियां चली गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लोगों को जॉब्स मिले, इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, लोगों के पास पैसा आए ताकि मार्केट में वो खर्च करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सबसे ज्यादा जोर दिया ना गवर्नमेंट ने, वो ये दिया कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड पे हो, ताकि जो एसेट्स क्रिएट हो वो भी क्वालिटी एसेट क्रिएट हो, और उन सब से एक्सपेंडिचर करने से एक ऐसा इन्वायरमेंट बने, एक ऐसी कंडीशंस बने जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि सड़कों पे जोर है, 11,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाने हैं, उसके अलावा रेलवे को 1 लाख करोड़ से ज्यादा, जिसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, और उनकी जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी करनी है। और एक आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि 2025 तक सभी को घर में टैप वाटर आना चाहिए। तो ये सारे के सारे वो चीजें हैं। हेल्थ पे उन्होंने 135% इंक्रीज की है। तो ये जो किया है ये सारा, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा वेल थॉट ऑफ बजट बनाया, इन द सेंस कि उन्होंने वो सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रन में आपको शायद ये लगेगा कि ये बजट ब्लैक बजट है,
पर अगर आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ द टनल आपको लाइट नजर आ रही है, क्योंकि ये जो सारा कुछ इस साल में या उससे अगले साल में होगा उसके रिजल्ट आपको आएंगे 2 साल में, 3 साल में। तो ये जो अगर आप इस बजट को, मैं समझता हूं कि शॉर्ट रन में देखने वाला बजट नहीं है। इसको अगर आप पर्सपेक्टिव में देखो कि आने वाले 2 या 3 साल में और क्या इसके बेनिफिट वो तब अक्रू होंगे, तो मैं समझता हूं कि जो रिड्रेसल है मेन चीज की, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, उसको एड्रेस करने की कोशिश इस बजट में है। मतलब ये अपना बर्डन डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल। इस बार जो बजट आया है, पैंडेमिक में इतनी जॉब्स गई, राइट, लगा था, उम्मीदें थी कि एम्प्लॉयमेंट पर बहुत जोर दिया जाएगा, यूथ एम्प्लॉयमेंट पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उन्होंने अपना भार डाल के एक नया सेक्शन बोल दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, नई चीजें डेवलप कर रहे हैं, उसमें से ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जॉब मिलेंगी, यूथ को जॉब मिलेगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट की जॉब्स तो चाहिए बंदों को काम करने के लिए। यूथ हमारा इतना अनएम्प्लॉयड है, सारी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे यूथ ही बाहर जा रहे हैं। आप देखो पंजाब में कहाँ रहा है, गाँव में। आप अभी किसान आंदोलन में भी आप काफी सक्रिय थे, तो वहां देखा होगा आपने भी, सारे बुजुर्ग आदमी, उनके पास काम ही नहीं है, किसी के पास काम करने को नहीं है। काम क्या करेंगे गाँव में? राइट। सो अश्विनी जी, इनकम टैक्स में जो है वो लोगों के लिए क्या फायदा है, क्या आने वाला है? क्योंकि मेन हमारा यही होता है बजट के बाद, आम जनता के लिए क्या है, सरकार क्या लेकर आई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो आम जो बंदा होता है ना, उसको इन स्कीमों से या पॉलिसी से इतना नहीं होता, उसको देखता मुझे क्या मिला। बिल्कुल। पर अगर आप इसमें देखो तो अगर आपको बेनिफिट, जैसे जेठ जी ने कहा, कोई टैक्स में, कोई डिडक्शंस में कोई बेनिफिट नहीं है। जो पहले था वो एज इट इज चल रहा है। सिर्फ उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो उन्होंने क्या है कि जो प्रोसीजरल चेंजेस हैं वो इसमें करने की कोशिश की है, जिससे कि जो है कि जो इंटरफेस जो है डिपार्टमेंट से और लोगों में कम हो, करप्शन कम हो, वो सारी चीजें ऐसी ताकि लोगों को ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ कंप्लायंस करने की कोशिश की है। जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज की है इन्होंने, जहां जहां पे भी मैं समझता हूं, अगर मुझे पर्सनली पूछो कि जहां जहां पे भी थोड़ा सा करप्शन का स्कोप था ना, वो उसको धीरे धीरे सरकार खत्म कर रही है। आप देखोगे उन्होंने पहले असेसमेंट को किया कि ये सारा ऑनलाइन होगी, मतलब विदाउट अपीयरेंस होगी, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी। फिर उन्होंने उसके बाद अपील्स का किया, अब ITAT का भी उन्होंने ऐसे ही कर दिया। जो ट्राइब्यूनल है वो भी उसका वो भी सारा एक सेंट्रल ITAT होगा, वहीं पे सारा ऑनलाइन ही होगा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई इंटरफेस है। इसके बाद और अगर कोई है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब ताकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो भी कम हो। इसके अलावा मैं एक अच्छा जो स्टेप लिया है कि लोगों पे उन्होंने एक यकीन किया है कि पहले क्या होता था कि किसी का भी केस जो है वो 6 साल तक वो असेसिंग ऑफिसर खोल सकता था अगर उसको लगता था कि इसमें कोई चोरी हुई है टैक्स की। वो 6 साल का पीरियड अब 3 साल कर दिया। इट मीन्स कि उन्होंने लोगों पे विश्वास जताया। तो जो सारी की सारी जो कवायद है, मैं यही कहूंगा कि ये है कि उन्होंने कहा कि लोग ठीक कंप्लाई करें और सिस्टम अपने आप वर्क करे। और जैसे उन्होंने और कहा कि जो रिटर्न है वो प्री फिल्ड आएंगी, मीन्स के जो असेसीज की जो ज्यादा से ज्यादा उनको सहूलत मिले और कंप्लायंस कम से कम हो, ताकि वो अपना काम पे ध्यान दे सके। और इसके अलावा अगर कोई को बेनिफिट, तो मैंने जैसे पहले भी कहा, बिल्कुल जो पीछे था वो ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। इनका मतलब है कहने का कि प्रोफेशनल्स का काम उन्होंने कम करने की कोशिश की है, पर हमारा जो लॉ है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप प्रोफेशनल्स के बिना चल ही नहीं सकते। प्रोफेशनल्स के भी 3-3 व्यूज होते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। एक्ट कोई भी क्लियर क्यों नहीं होता? आज इस चीज की रिडक्शन है या इस चीज की रिडक्शन नहीं है, यस और नो होना चाहिए। इसमें गोल गोल चीजें घुमाया हुआ है सारी, उसमें उसको क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। चाहे फेसलेस कर लो, अब फेसलेस में और प्रॉब्लम आएंगी आपको, बिकॉज आपका लॉ ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। वो बंदा जो आपकी असेसमेंट कर रहा है वो अपने दिमाग से ही सोचेगा क्या करना है। इसमें अगर आपको किसी चीज की रिडक्शन मिलनी है, किसी चीज का आपको बेनिफिट मिलना है, इट शुड बी मेड वेरी क्लियर। अब तो भारत को आजाद हुए कम से कम कितने साल हो गए, आप सबको पता कितने साल हो गए हैं। और उसमें देखो हर एक को पता कि रोज क्या क्या प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स की तरफ से एक सिंपल लॉ होना चाहिए। आपके पास फैक्ट्स हैं सारे केसेस की, इतने केसेस होते हैं, इतने केसेस होते हैं, हर पॉइंट केस का एक फैक्ट होता है। उस फैक्ट्स को
फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन डाल के उसको एक्ट को इतना उनको बना के इतना अच्छा अमेंड करना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे उसके अंदर। राइट। आखिरी सवाल राजेश जी आपसे पूछूंगी कि अब फ्यूल पर सेस लगा दिया गया, हाँ। तो उससे फ्यूल प्राइसेस पर क्या इफेक्ट होने वाला है? नहीं, इससे फ्यूल प्राइसेस तो नहीं बढ़ेंगे। वैसे तो सरकार की मर्जी होती है, जब मर्जी फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दे। ये सेस बढ़ाने के साथ उन्होंने क्या किया है कि दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी जो थी उसको कम किया है। सो एज ऑन डेट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एवरी डे देयर इज अ चेंज इन पेट्रोल प्राइसेस, यू नो इट, तो इट विल बी लाइक सेम ओनली, नथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के साथ इन्फॉर्मेशन बांटी। थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा ट्रू स्कूप के साथ।